नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जो थे वो किनके शिष्य थे। तो भारत खंडे जी के तो थे नहीं, बखले बुआ के नहीं थे, समता प्रसाद जी के भी नहीं थे। तो किनके थे? विष्णु दिगंबर के थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे। संगीत मार्तंड पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 जून को हुआ था। 24 जून 1897 को हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात प्रांत में बड़ौदा के जहाज नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गौरी शंकर ठाकुर था। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता जो थे पिता गौरी शंकर ठाकुर थे। गौरी शंकर ठाकुर थे। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे। बलवंत राय भट्ट जो है वो किनके शिष्य थे? तो बलवंत राय भट्ट पंडित भारत खंडे इनका नहीं थे। पंडित विनायक राव पटवर्धन इनका भी नहीं थे। पंडित देवकर भी नहीं थे। इनमें से कोई नहीं होगा इसका। और इसका सही उत्तर जो होगा पंडित विष्णु दिगंबर के थे। पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे बलवंत राय भट्ट। अगला प्रश्न है कि पंडित बलवंत राय भट्ट को और किस नाम से जाना जाता था। इनको और किस नाम से जाना जाता था बलवंत राय भट्ट को? तो सांवरिया रंग से नहीं जाना जाता था, तानसेन रंग से भी नहीं जाना जाता था, गुरु जी के नाम से भी नहीं जाना जाता था। इनको किस नाम से जाना जाता था? तो भाव रंग के नाम से जाना जाता था। भाव रंग के नाम से जाना जाता था। अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि बलवंत राय भट्ट पंडित विष्णु दिगंबर के शिष्य थे। पंडित बलवंत राय भट्ट एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार और हिंदुस्तानी गायन संगीत के संगीतकार थे। उन्हें भाव रंग के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 23 दिसंबर 1921 को हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 23 सितंबर 1921 को हुआ था। और भावनगर गुजरात में हुआ था। 2 मई 2016 को बनारसी में अपने घर निधन हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 2 मई 2016 में हुई थी। बनारस में मृत्यु हुई थी, अपने घर पर हुई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से संगीत मार्तंड किसे कहा जाता था। संगीत मार्तंड किसे कहा जाता था? जैसे कि हम ऊपर अभी बताए हैं, संगीत मार्तंड किसे कहा जाता था। तो पंडित भारत खंडे को तो संगीत मार्तंड नहीं कहा जाता था। पंडित किशन महाराज को भी नहीं कहा जाता था। पागल दास को भी नहीं कहा जाता। किनको कहा जाता था?
तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम इनका क्या था? तो गौरी शंकर नाम था। क्या नाम था? गौरी शंकर इनके पिताजी का नाम था। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बलवंत राय भट्ट का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में नहीं हुआ था, मुंबई में नहीं हुआ था, बनारस में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और किस गांव में? गुजरात के भावनगर गांव में। अगला प्रश्न है कि पंडित बलवंत राय भट्ट की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? मुंबई में तो हुई नहीं थी, राजस्थान भी नहीं हुई थी, गुजरात में भी नहीं हुई थी। इनका मृत्यु अपने घर पर हुई थी। इनका मृत्यु अपने घर बनारसी में अपने घर में हुआ था। कब हुआ था? तो 2 मई 2016 में हुआ था। 2 मई 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ये राज लिखा गया है, टाइप में कुछ मिस हो गया है, राग होगा, इसका राग होगा। राग विज्ञान के लेखक कौन थे? तो राग विज्ञान के लेखक कौन थे? तो राग विज्ञान का लेखक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर नहीं थे। कौन थे? पंडित विनायक राव पटवर्धन थे। पंडित देवघर भी नहीं थे, ये भी नहीं होगा। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि राग विज्ञान के लेखक पंडित विनायक राव पटवर्धन जी हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में विनायक राव पटवर्धन का विशेष स्थान है। इनका गुरु कौन थे? इनका गुरु पंडित दिगंबर जी, दिगंबर थे इनका गुरु। पंडित दिगंबर थे इनका गुरु। विनायक राय पटवर्धन जो है ख्याल गायन के साथ साथ तराना भी गाते थे। ये क्या गाते थे? तराना भी गाते थे ख्याल के साथ साथ। और इनके बारे में जानेंगे कि इनका राग विज्ञान 7 भागों में प्रकाशित है। इनके राग विज्ञान जो है कितने भागों में है? तो 7 भाग में है राग विज्ञान। राग विज्ञान कितने भागों में है? 7 भाग में है। 7 भागों में राग विज्ञान है। अगला प्रश्न है कि ख्याल गायन के साथ साथ तराना गाने में भी निपुण कौन थे? ख्याल के साथ साथ तराना गाने में भी निपुण थे, अभी ऊपर हम बताए हैं, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी ख्याल के साथ साथ तराना भी गाते थे। अगला प्रश्न है कि पंडित विनायक राव पटवर्धन जी ने राग विज्ञान के कितने भागों में प्रकाशित किया? तो 7 भागों में प्रकाशित किया। कितने भागों में? 7 भागों में प्रकाशित किया।
5 में नहीं किया, 9 में भी नहीं किया, 3 में भी नहीं किया। कितने में? 7 भागों में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? कर्नाटक जो पद्धति है उसमें मुख्य ताल कितनी होती है? 6 होती नहीं है, 9 होती नहीं है, कितनी होती है? 7 होती है। 3 नहीं होती है, 7 होती है। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। कर्नाटक पद्धति के मुख्य 7 ताल होती है, जिन्हें सप्त सुलादी ताल भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसका नाम है सप्त सुलादी। सप्त सुलादी, सप्त सुलादी ताल, इसका नाम है सप्त सुलादी ताल। इन तालों के नाम भी स्वरूप है। पहला ताल है ध्रुव ताल, दूसरा है मुख ताल, तीसरा है रूपक ताल, चौथा है झंप ताल, और पांचवा है त्रिपुट ताल, और छठवां है अठ ताल, और सातवां जो ताल है अस्फत ताल है। इसका 7 ताल है। अगला प्रश्न है कि 4 ताल किस गायकी की चाल है? 4 ताल जो है किस गायकी का चाल है? तो 4 ताल में क्या गाया जाता है? 4 ताल में क्या गाया जाता है? तो 4 ताल में गाया जाता है क्या? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा। टप्पा नहीं गाया जाता है, ख्याल भी नहीं जाता है, ठुमरी भी नहीं। क्या गाया जाता है? ख्याल गाया जाता है। कहीं कहीं इसका आंसर मिलता है ध्रुपद भी, कहीं कहीं आंसर इसका आ जाता है। इसका कहीं कहीं क्या आ जाता है आंसर? ध्रुपद आ जाता है। लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? तो सही उत्तर इसका होगा ध्रुपद ही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। चार ताल ध्रुपद गायकी की ताल है। इस 4 ताल जो है ध्रुपद गायकी की ताल है। 4 ताल को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको और एक नाम जानते हैं, चौताल। चौताल के नाम से जानते हैं। यह पखावज पर सर्वाधिक एवं प्राचीन ताल है और किस पर बजता है? तो पखावज पर बजता है। पखावज पर बजता है। इस ताल का प्रयोग ध्रुपद अंग की गायन शैली के साथ अधिक होता है कि कुछ लोग इसे ध्रुपद ताल तक कह देते हैं। इस ताल का प्रयोग पखावज पर स्वतंत्र वादन में प्रचुरता के लिए किया जाता है। कुछ लोग इसे ध्रुपद ताल भी कह देते हैं क्योंकि ध्रुपद इसी पर गाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसी को चौताल भी कहते हैं। इनमें से किसी को हम चौताल भी कहते हैं। अभी ऊपर बताए हैं, कहारवा को चौताल कहते नहीं है, रूपक को कहते नहीं है, धमार को नहीं कहते हैं, तो किसको कहते हैं? ध्रुपद को हम चौताल भी कहते हैं। ध्रुपद को चौताल भी हम कहते हैं। और चौताल पखावज पर बजाया जाता है। किस पर बजाया जाता है? पखावज पर। पखावज पर बजाया जाता है चौताल। अगला प्रश्न है,
कि पखावज का सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीन काल कौन सा है? काल आ गया है, प्राचीन ताल होगा, यहाँ प्राचीन ताल होगा। ताल कौन सा है? तो पंजाबी ताल ये होगा नहीं, धमार भी नहीं होगा, दीपचंदी भी नहीं होगा। धमार जो होता है 14 मात्रा का होता है, कितना होता है? और दीपचंदी भी 14 मात्रा का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्रुपद होगा। पंजाबी टप्पा 16 मात्रा का होता है। अगला प्रश्न है, टप्पा किस घराने के विशेषता है? तो आगरा का नहीं होगा, दिल्ली का नहीं होगा, बनारस का नहीं होगा, किसका होगा? तो ग्वालियर घराना का विशेषता है क्या? टप्पा, ग्वालियर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि टप्पा ग्वालियर घराने की विशेषता है। पंजाब के सोरी मियाँ को इस गायकी का आविष्कार माना जाता है। टप्पा का आविष्कारक कौन है? इसकी आविष्कारक सोरी मियाँ। कौन है? सोरी मियाँ टप्पा का आविष्कारक है। अब आगे पढ़ेंगे कि ठुमरी की तरह टप्पा भी चंचल प्रकृति की होती है। ये किस प्रकृति की होती है? तो चंचल प्रकृति की होती है। अब आगे इसमें पढ़ेंगे कि टप्पा के बोल प्रायः पंजाबी भाषा में ही होती है। टप्पा 16 मात्रा की टप्पा ताल या पंजाबी त्रिताल भी कहा जाता है। इसे हम पंजाबी त्रिताल, पंजाबी त्रिताल भी कह सकते हैं, पंजाबी त्रिताल भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि टप्पा गायकी का आविष्कार किसे माना जाता है? अभी ऊपर हम बताए हैं कि टप्पा गायकी का जो आविष्कारक है छन्नूलाल तो है नहीं, लता मंगेशकर है नहीं, पंडित भीमसेन जोशी नहीं है। इसका सही उत्तर जो होगा पंजाब के सोरी मियाँ द्वारा टप्पा जो है गाया गया था, या पंजाब के सोरी मियाँ, और पंजाबी भाषा में ही होता है। टप्पा जो है पंजाबी में होता है। अगला प्रश्न है कि पंजाबी त्रिताल कितने मात्रा का गाया जाता है? जैसा कि ऊपर अभी हम बता चुके हैं कि पंजाबी त्रिताल जो है वो होगा 16 मात्रा का होगा, 16 मात्रा। बाकी 17 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। 12 एक ताल और 7 जो है रूपक। अगला प्रश्न है कि कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? ठुमरी जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ठुमरी ग्वालियर के तो है नहीं, दिल्ली का है नहीं, आगरा का है नहीं, तो कहाँ का है? बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इनमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है, अर्थात जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें श्रृंगार रस प्रधानता होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस प्रधानता होता है ठुमरी में। और अगला प्रश्न है कि ठुमरी में किस रस की प्रधानता होती है? जैसे कि हम ऊपर अभी बता चुके हैं कि ठुमरी जो है श्रृंगार रस प्रधानता होती है। हास्य मतलब हंसी वाला नहीं होता है, परिभाष भी नहीं होता है और करुण भाव भी नहीं होता है, केवल श्रृंगार रस की होती है।
अगला प्रश्न है कि सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है। सविता देवी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सविता देवी ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ख्याल के लिए नहीं है, टप्पा के लिए नहीं है, किसके लिए है? ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है सरिता देवी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि सरिता देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। सुश्री सविता देवी को बनारस घराने के ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी और टप्पा जैसी विभिन्न अर्ध शास्त्रीय स्वरों में महारत हासिल करने के लिए शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रख्यात माना जाता है। 20 दिसंबर 2019 को ठुमरी की प्रतिपादक विदुषी सरिता देवी का 80 साल की उम्र में निधन हो गई। अब आगे प्रश्न है कि सरिता देवी की ठुमरी गायिका सरिता देवी की मृत्यु कितने वर्षों पर हुई? 87 पर नहीं हुई, अभी ऊपर बताए हैं कि 80 पर हुई। और कब हुई? तो 20 सितंबर 2019 में हुई। अगला प्रश्न। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में वन लाइनर की अलग वीडियो है और थ्योरी क्लास की अलग वीडियो है और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अलग वीडियो है। उसमें प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए। धन्यवाद।